दोस्तों जरा सोच कर देखिए, तेजी के साथ बदलती हमारी आज की इस दुनिया में कुछ साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक इतना एडवांस सैटेलाइट बनाए जो स्पेस से पूरी पृथ्वी के एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियली कंट्रोल कर सके। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में, और किस तरह से कुछ बुरे लोग इस सैटेलाइट का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर दुनिया के कई सारे देशों को तबाह करने के लिए करते हैं। इसका पता हमें वीडियो में आगे चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से पृथ्वी के ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है और पृथ्वी का सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिस वजह से दुनिया के बड़े बड़े शहर खतरनाक सुनामी, तूफान और सूखे की चपेट में आकर बर्बाद हो जाते हैं। ये देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों और सभी पॉलिटिकल लीडर्स को एक बात तो अच्छे से समझ आ जाती है कि कोई भी देश अकेले इस ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर आगे आते हैं और वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट की मदद से डच बॉय नाम का एक बहुत ही एडवांस सैटेलाइट बनाते हैं जो आर्टिफिशियली अर्थ के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर को आने से पहले ही रोक देता है। दरअसल डच बॉय के अंदर सैकड़ों छोटी छोटी सैटेलाइट का एक नेटवर्क है और हर देश के मौसम के अकॉर्डिंग सेपरेटली एक सैटेलाइट को डिजाइन किया गया है, जिसकी मदद से उस पर्टिकुलर देश के अंदर आने वाले नेचुरल डिजास्टर को रोका जा सकता है। इस पूरे नेटवर्क को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है और फाइनली डच बॉय का इस्तेमाल करके ग्लोबल वार्मिंग और उसकी वजह से क्रिएट होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है। इसके बाद हमें जैक नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। दरअसल जैक ने ही डच बॉय सैटेलाइट को डिजाइन किया था और अब अमेरिकन गवर्नमेंट डच बॉय जैसे एडवांस सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। इसीलिए गवर्नमेंट जैक को बुलाकर डच बॉय के सभी राइट्स को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन जैक उन्हें ये कहते हुए मना कर देता है कि डच बॉय एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जिस पर सभी देशों का बराबर अधिकार है, इसीलिए अकेले किसी एक देश का डच बॉय पर अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट जैक की एक नहीं सुनती और सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में लेकर जैक को डच बॉय प्रोजेक्ट से बाहर कर देती है। साथ ही सैटेलाइट को मैनेज करने के लिए जैक के छोटे भाई मैक्स को अपॉइंट कर दिया जाता है। और जब जैक को इस बात का पता चलता है कि उसका छोटा भाई भी गवर्नमेंट का साथ दे रहा है तो उसे बहुत बुरा लगता है। छोटे, तू भी बदल गया। इसके बाद मूवी 3 साल आगे बढ़ जाती है और पिछले 3 सालों में पृथ्वी पर किसी भी तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आया है, यानी कि डच बॉय सैटेलाइट अच्छी तरह से पृथ्वी के एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाए हुए है। लेकिन एक दिन अफगानिस्तान के अंदर यूनाइटेड नेशन के सोल्जर्स को एक पूरा गांव बर्फ से जमा हुआ मिलता है और वहां रहने वाले सभी लोग बर्फ में फ्रीज होकर मारे जाते हैं। इस बात की खबर तुरंत अमेरिकन गवर्नमेंट को दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेने की बजाय पूरी सिचुएशन को छुपाने की कोशिश करती है। साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट और होम सेक्रेटरी कहते हैं कि शायद डच बॉय सैटेलाइट के नेटवर्क से जुड़ी अफगानिस्तान की सैटेलाइट में जरूर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से ये सब हुआ होगा। मैक्स सच में सच्चाई का पता लगाना चाहता है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट को डच बॉय सैटेलाइट में आई प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंजीनियर्स की एक टीम को स्पेस में भेजने के लिए कहता है, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फ्यूचर में होने वाले अफगानिस्तान जैसे किसी भी हादसे को रोका जा सके। होम सेक्रेटरी मैक्स से कहते हैं कि डच बॉय सैटेलाइट को जैक ने बनाया था और वही एक ऐसा इंसान है जो इस सैटेलाइट के बारे में हम सबसे बेहतर जानता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरह उसके हाथ पैर जोड़कर उसे वापस बुला लो। मैक्स को सेक्रेटरी की बातों पर शक होता है क्योंकि उन्होंने ही 3 साल पहले जैक को डच बॉय प्रोजेक्ट से बाहर निकाला था। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम अफगानिस्तान की खराब सैटेलाइट को एक नई सैटेलाइट से रिप्लेस कर देती है और एक इंडियन एस्ट्रोनॉट अफगानिस्तान की पुरानी सैटेलाइट के डेटा को हार्ड डिस्क में कॉपी करके प्रॉब्लम का पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक चेंबर के अंदर लॉक हो जाता है और उस चेंबर की खिड़कियां टूट जाती हैं, जिस वजह से वो एस्ट्रोनॉट ओपन स्पेस में आने के कारण मारा जाता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उसे जानबूझकर मारा है। नेक्स्ट सीन में हमें जैक को दिखाया जाता है जो पिछले 3 सालों से फ्लोरिडा में रह रहा है और हर वीकेंड पर उसकी बेटी उससे मिलने आया करती है। एक दिन मैक्स जैक से मिलने के लिए उसके घर आता है और उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले डच बॉय से जुड़ी अफगानिस्तान की सैटेलाइट में खराबी आने की वजह से एक पूरा विलेज बर्फ में जम गया और वहां रहने वाले सभी लोग मारे गए। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि तुम एक बार फिर से काम पर वापस आ जाओ और सैटेलाइट में आई खराबी का पता लगाकर उसे ठीक कर दो। मैक्स की बातें सुनकर जैक को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि उसने एक परफेक्ट सैटेलाइट बनाई थी जिसमें कभी कोई खराबी नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर भी वो मैक्स की बात मान लेता है ताकि सैटेलाइट को एक बार चेक किया जा सके। वहीं दूसरी ओर हमें हांगकांग के अंदर डच बॉय सैटेलाइट के नेटवर्क
नेटवर्क में लगी हांगकांग की सैटेलाइट को मैनेज करने वाले टेक्नीशियन को दिखाया जाता है, जिसका नाम चैंग है। टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से चैंग पास के एक ग्रोसरी स्टोर से पीने के लिए पानी और खाने को कुछ अंडे खरीदने जाता है। स्टोर से बाहर निकलते वक्त उसके हाथ से अंडे नीचे सड़क पर गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि हांगकांग का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अंडों का सड़क पर ही ऑमलेट बन जाता है। इस तरह से ऑमलेट अगर पाकिस्तान में बनने लगे तो वहाँ पर लोगों के भूखे मरने की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। जोक्स अपार्ट, तभी अचानक से वहाँ पर एक जोरदार अर्थक्वेक आता है और जमीन के अंदर से खौलता हुआ लावा बाहर निकलने लगता है। चैंग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग निकलता है और अर्थक्वेक की वजह से शहर का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। वहीं जैक डच बॉय सैटेलाइट को ठीक करने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर से एक स्पेसशिप में बैठकर सीधे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्पेस स्टेशन की कप्तान मारिया से होती है और वो जैक को स्टेशन पर मौजूद बाकी सभी एस्ट्रोनॉट से मिलवाती है। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को मैक्स के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो मैक्स को बताता है कि किसी ने जानबूझकर मुझे हांगकांग की सैटेलाइट के डेटाबेस को एक्सेस करने से ब्लॉक कर दिया है, ताकि हमें इस बात का पता ना चल सके कि हांगकांग में आए इस अर्थक्वेक के पीछे की असली वजह क्या है। वहीं जब मैक्स भी सैटेलाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। इस सब से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि डच बॉय सैटेलाइट को किसी ने हैक कर लिया है। इसके बाद चैंग मैक्स को बताता है कि अगर जल्द ही डच बॉय सैटेलाइट को फिर से कंट्रोल में नहीं लिया गया तो ओवरऑल सिस्टम फेलियर की वजह से पूरी पृथ्वी पर हर जगह एक साथ इतना बड़ा तूफान आएगा जिसे जियोस्टॉर्म कहते हैं, जो पूरे प्लेनेट को एक साथ तबाह करके मानव जाति का नामो निशान मिटा देगा। तभी चैंग के ऑफिस में कुछ हथियारबंद लोग घुस आते हैं। ये देखकर चैंग एक रूम के अंदर छुप जाता है और वो लोग चैंग के कंप्यूटर से डच बॉय सैटेलाइट से रिलेटेड सारे डेटा को अपने साथ ले जाते हैं, ताकि किसी को ये ना पता चले कि डच बॉय सैटेलाइट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगले दिन मैक्स अपने ऑफिस में काम करने वाली एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से डच बॉय सैटेलाइट के डेटाबेस को चेक करने के लिए कहता है और तब उसे पता चलता है कि किसी ने डच बॉय सैटेलाइट के मेन फ्रेम को हैक करके सारे डेटा को डिलीट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जैक को एक वीडियो फुटेज देखने पर उस हार्ड ड्राइव के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर मरने से पहले उस एस्ट्रोनॉट ने अफगानिस्तान की खराब हुई सैटेलाइट के डेटा को स्टोर किया था। वो हार्ड ड्राइव दरअसल उस एक्सीडेंट के दौरान स्पेस स्टेशन के कम्युनिकेशन टावर में फंस गई थी, इसीलिए जैक मारिया के साथ स्पेस में बाहर जाकर सक्सेसफुली उस ड्राइव को वहां से निकाल लाता है। लेकिन जैक को मारिया के अलावा वहां मौजूद किसी भी एस्ट्रोनॉट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसीलिए वो सभी को बताता है कि हार्ड ड्राइव इतने दिनों तक ओपन स्पेस में रहने की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसके बाद जैक मारिया के साथ सीक्रेटली हार्ड ड्राइव के डेटा को चेक करके ये पता लगा लेता है कि किसी ने जानबूझकर डच बॉय सैटेलाइट को इस तरह से प्रोग्राम किया था कि हांगकांग और अफगानिस्तान का मौसम खराब हो जाए और वहां तबाही मच जाए। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चलता कि आखिर इस सब के पीछे कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं चैंग मैक्स से मिलने के लिए अमेरिका आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मैक्स को उन लोगों के बारे में कुछ बता पाता जिन्होंने उसके ऑफिस से सैटेलाइट का डेटा चुराया था, एक आदमी जानबूझकर उसे रोड पर धक्का दे देता है और वो कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो मैक्स को ज़्यूस नाम के एक खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में बता जाता है। अगले दिन जैक मैक्स को बताता है कि किसी ने जानबूझकर सैटेलाइट को अफगानिस्तान और हांगकांग में नेचुरल डिजास्टर क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम किया था और मुझे यकीन है कि इस सब के पीछे जरूर गवर्नमेंट के किसी बड़े ऑफिसर का हाथ होगा। जैक की बातें सुनकर मैक्स तुरंत साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पास जाता है और डच बॉय सैटेलाइट के मेन फ्रेम में उसे ज़्यूस प्रोजेक्ट के बारे में सर्च करने पर पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर सैटेलाइट को एक हथियार की तरह यूज करके अफगानिस्तान और हांगकांग में सैकड़ों लोगों की जान ली है। और इस सब से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि गवर्नमेंट के टॉप पॉलिटिशियन या ऑफिसर्स के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सैटेलाइट का फुल कंट्रोल उन्हीं के हाथों में है। वहीं जैक को लगता है कि किसी ने सैटेलाइट के अंदर किसी प्रोग्राम को एक वायरस की तरह इंस्टॉल करके सैटेलाइट को हैक किया होगा और अगर ये सच है तो सैटेलाइट को फिर से अपने कंट्रोल में लेने का बस एक ही तरीका है कि हम पूरे सिस्टम को फिर से रिबूट कर दें, जिससे वायरस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन सिस्टम को रिबूट करने के लिए हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ेगी और इस सिचुएशन में हम प्रेसिडेंट के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दरअसल जैक को लगता है कि प्रेसिडेंट ही वो आदमी है जो सैटेलाइट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपने दुश्मन देशों को एक एक करके बर्बाद कर रहा है। डच बॉय सैटेलाइट को फिर से रिबूट करने के लिए मैक्स प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स लेने उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त प्रेसिडेंट फ्लोरिडा में होने वाली अपनी एक पॉलिटिकल रैली को
अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहीं स्पेस स्टेशन पर जैक को अचानक से 200 से भी ज्यादा सैटेलाइट के एक साथ खराब होने की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस वजह से जापान में एक खतरनाक हेल स्टॉर्म आता है और ब्राजील में टेम्परेचर इतनी तेजी से ड्रॉप होता है कि पूरा ओशियन और बीच पर मौजूद सभी लोग बर्फ में जमकर मारे जाते हैं। तभी कंप्यूटर पर जैक को कुछ ही देर में जियोस्टॉर्म शुरू होने की वार्निंग मिलती है, जिस वजह से स्पेस स्टेशन भी तबाह हो जाएगा। इसीलिए स्पेस स्टेशन पर मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग स्पेस शटल में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी जैक की नजर एक एस्ट्रोनॉट पर पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि इसी ने सैटेलाइट के अंदर वायरस डाला था। इससे पहले कि जैक उससे सच्चाई का पता लगा पाता कि आखिर उसने किसके कहने पर सैटेलाइट में वायरस डाला था, हाथापाई के दौरान वो एस्ट्रोनॉट मारा जाता है। वहीं पृथ्वी पर मैक्स प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स हासिल करने के लिए उनसे मिलने उनकी पॉलिटिकल रैली में पहुंच जाता है। लेकिन तभी होम सेक्रेटरी मैक्स के पास आकर उससे कहते हैं कि तुम्हारे भाई जैक ने अभी तक डच बॉय सैटेलाइट में आई खराबी को ठीक क्यों नहीं किया है। मैक्स उन्हें बताता है कि शायद प्रेसिडेंट सैटेलाइट को एक सीक्रेट वेपन की तरह अपने दुश्मन देशों के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। तभी होम सेक्रेटरी मैक्स से कहते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में सारी बात बताओ। प्रोजेक्ट ज्यूस का नाम सुनते ही मैक्स को होम सेक्रेटरी के ऊपर डाउट हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं था, तो वो ये सब कैसे जानते हैं। दरअसल इस सारे कांड के पीछे जो असली आदमी है वो कोई और नहीं बल्कि होम सेक्रेटरी ही है। होम सेक्रेटरी सैटेलाइट में आई खराबी की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के ऊपर डालकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पावर्स का मिसयूज करके सैटेलाइट के अंदर वायरस डलवाया। मैक्स अब सारी सच्चाई जान चुका है, इसीलिए होम सेक्रेटरी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से मैक्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और सीधे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी हेड सारा के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि कुछ ही देर में पूरी दुनिया में एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आने वाला है जो सब कुछ खत्म कर देगा और इस तबाही को रोकने के लिए हमें प्रेसिडेंट को किडनैप करके उनके बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स हासिल करने होंगे, ताकि डच बॉय सैटेलाइट को रिबूट करके आने वाली तबाही को रोका जा सके। सारा और मैक्स प्रेसिडेंट को किडनैप करके एक गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल पड़ते हैं और होम सेक्रेटरी अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी ओर जियोस्टॉर्म की शुरुआत हो जाती है, जिस वजह से मुंबई में एक बहुत ही खतरनाक टॉर्नेडो और रशिया में हीट वेव आने की वजह से कई लोग मारे जाते हैं। स्पेस स्टेशन पर मौजूद सभी लोग अलग अलग शटल्स में बैठकर पृथ्वी पर जाने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन जैक और मारिया सैटेलाइट को रिबूट करने के लिए स्पेस स्टेशन पर ही रुक जाते हैं। वहीं मैक्स और सारा प्रेसिडेंट को बताते हैं कि इस सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि होम सेक्रेटरी का हाथ है। तभी होम सेक्रेटरी के आदमी प्रेसिडेंट की कार पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं, लेकिन सारा बड़ी ही चालाकी से होम सेक्रेटरी की आंखों में धूल झोंक कर उसका ध्यान एक दूसरी कार पर कर देती है और फिर उसे अरेस्ट कर लेती है। मैक्स प्रेसिडेंट को लेकर सीधे नासा के मिशन कंट्रोल हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट बिना समय गवाए अपने बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स जैक के पास पहुंचा देते हैं और जैक जियोस्टॉर्म शुरू होने के ठीक कुछ सेकंड पहले ही बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स अपलोड करके पूरे सिस्टम को रिबूट कर देता है और इस तरह पृथ्वी पर चारों तरफ मच रही तबाही कुछ ही देर में रुक जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जियोस्टॉर्म आने की वजह से स्पेस स्टेशन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला गया था, इसीलिए पूरा स्पेस स्टेशन धीरे धीरे ब्लास्ट होने लगता है। जैक और मारिया अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी सैटेलाइट के अंदर छुप जाते हैं। तभी स्पेस स्टेशन में एक जोरदार धमाका होता है और उनकी सैटेलाइट स्पेस में कहीं खो जाती है। लेकिन तभी कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस शटल में बैठकर पृथ्वी की ओर जा रहे थे वो उन्हें देख लेते हैं और जैक की सैटेलाइट को अपने शटल के साथ डॉक करके उन्हें सेफली अर्थ पर वापस ले आते हैं, जिस वजह से जैक और मारिया की जान भी बच जाती है। और यहीं पर दोस्तों इस शानदार मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके अपने फिल्मी बादशाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की मजेदार वीडियोस हम आपके पास तक आसानी से पहुंचाते रहें।